हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम लोग संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण हमारे संस्कृत का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जब तक व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि संस्कृत क्या है। यानी संस्कृत का ज्ञान होने के लिए आपको संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, फिलहाल हमने पिछली बार पढ़ा था प्रत्यय प्रकरण, यानी प्रत्यय प्रकरण हमने शुरू किया है। पहले इसका वीडियो हमने नंबर 1 यानी पार्ट 1 बनाया है। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रत्यय का प्रकरण का जो वीडियो नंबर 2 है वो हम पढ़ेंगे, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले प्रत्यय का वीडियो नंबर 1 बना था। जिन किसी स्टूडेंट ने प्रत्यय का पिछला वाला वीडियो यानी पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये एक ही वीडियो तीनों क्लासेस के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि तीनों क्लास के संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक लिए गए हैं उनके लिए उनके अनुसार ही हम ये जो वीडियो बना रहे हैं। जैसे पिछले वाले पार्ट 1 में हमने प्रकरण में पढ़ा था कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, प्रत्यय बनते कैसे हैं, और आपके सिलेबस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय था तव्यत प्रत्यय। हमने उसके ऊपर भी चर्चा की थी। तव्यत प्रत्यय क्या होता है, वो कहाँ पर लगता है, उसकी पहचान की ट्रिक क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि ये तव्यत प्रत्यय है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था और आप सबके लिए भेजा था। तो अगर जिस किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें आज केवल हम 2 प्रत्यय के ऊपर ही चर्चा करेंगे। 2 प्रत्यय कौन कौन से होंगे? वो होंगे कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, जो कि क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के संस्कृत व्याकरण में आते हैं। ये दोनों प्रत्यय आप तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके सिलेबस में आते हैं। तो बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही संक्षेप में हम आज ये 2 प्रत्यय हैं इन्हें पढ़ेंगे। ज़्यादा हम इस पर विस्तार नहीं कर रहे हैं। आपकी सरलता के लिए केवल 2 प्रत्यय बहुत संक्षेप में और बहुत सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे। अब सीधे हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट यानी कि कत्वा प्रत्यय। तो जैसा कि बच्चों आप सभी देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ये प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण, प्रकरण माने होता है टॉपिक। संस्कृत में टॉपिक को बोलते हैं प्रकरण। आगे लिखा हुआ है कत्वा, कत्वा प्रत्यय। ये पहला प्रत्यय जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा का हिंदी में अर्थ होता है कर। कत्वा का हिंदी में अर्थ होता है कर या करके। कर मतलब होता है जैसे शब्द मान लीजिए चल कर, खाकर, पढ़कर, लिख कर, ठीक है। या करके मान लीजिए तो ऐसा होगा खा करके, पढ़ करके, सो करके, खेल करके। तो करके या कर जैसे शब्द जिस किसी वाक्य में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कत्वा प्रत्यय ही लगेगा। और कत्वा प्रत्यय के अंदर जो क होता है, जैसे ये लिखते हैं अपन आधा क त्वा, तो कत्वा में हमेशा त्वा ही शेष रहता है। क जो होता है वो लोप हो जाता है। लोप होना मतलब गायब हो जाना। तो ये क जो है ये हमेशा हट जाता है। कत्वा प्रत्यय जो हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क हट जाएगा और ये त्वा ही शेष रहेगा, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है त्वा। तो यानी त्वा शेष रहता है किसमें? कत्वा प्रकरण में जो है कि हमेशा त्वा ही शेष रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें, ये पहला नियम है इसका। आगे चल रहे हैं हम। दूसरा जो इसका नियम जो बोर्ड पर हम देख रहे हैं लिखा है, इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए धातु के अंतिम, किसके? धातु के अंतिम वर्ण में। जैसे कि हमने आपको पिछली बार फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? वो धातु के अंत में लगते हैं, है ना। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? धातु के अंत में। और धातु के पहले लगते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का अलग वीडियो बनाया था, आपको उसके बारे में पता है। तो जो पहले लगते हैं वो तो होते हैं उपसर्ग, और बाद में जो लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो वो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो यहाँ हमारे नियम के अनुसार लिखा है धातु के अंतिम वर्ण में, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ ई। ई होता है छोटी ई, ध्यान दें।
छोटी ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण कोई स्वर ना हो तो। यानी पहला फॉर्मूला कहता है कि इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, यानी कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होगा। सीधे सीधे तौर पे ये बात मान लीजिए आप कि धातु के अंतिम वर्ण में ई लगेगा। कौन सा? छोटा ई। अब वो ई नहीं लगेगा, उसकी मात्रा लगेगी, छोटी ई की जो मात्रा होती है वो लगती है। और आगे क्या रखा है कि यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर ना हो तो, स्वर ना हो तो, क्योंकि आपको पता है ई खुद एक स्वर है, संस्कृत में ई खुद एक स्वर है। और ये कब लगेगा? जब धातु के अंतिम वर्ण में कोई स्वर ना हो तो ये छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब आपको समझाएंगे हम, लेकिन आगे जा करके ये फॉर्मूला है, इसको आप पढ़ें अच्छे से, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो। कौन सा? म या न। अंतिम वर्ण म, ये म हलंत रहेगा, और न है, न भी हलंत रहेगा। म और न हो तो इनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप होना मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। लोप होना मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। वह ई का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? ई का प्रयोग नहीं होगा। पहले वाले फॉर्मूले में ई का प्रयोग हो रहा था, अब यहाँ ई का प्रयोग नहीं होगा। किस सिचुएशन में नहीं होगा? यदि धातु के अंतिम वर्ण में म हो या न हो तो। धातु क्या होते हैं ये तो हमने आपको पहले बता ही दिया था, और आप क्लास 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं तो छोटी क्लासेस में 6 और 7 में पढ़ के आपको ये तो पता लगे गया होगा धातु क्या होते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो या जिन्होंने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो हम उन्हें बता देंगे धातु क्या होते हैं, और उस अनुसार अपने इन फॉर्मूलों को लगाते हुए कत्वा प्रत्यय बनाते हैं। तो आपने दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ लिया है, इसमें लिखा था यदि धातु का अंतिम वर्ण में म और न हो तो इनका लोप हो जाता है। लोप माने गायब हो जाते हैं, और ई का प्रयोग नहीं होगा। बस ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं कत्वा प्रत्यय के। इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका ये जो कत्वा प्रत्यय है ये क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कत्वा में हमेशा त्वा शेष रहता है। जो यहाँ लिखा है हमेशा कत्वा में त्वा शेष रहेगा, और इन दोनों फॉर्मूलों को आप पढ़ लें। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो लिखा है धातु, ये धातु है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो कि धातु क्या होते हैं तो वो ध्यान दें। धातु है ये धाव, धाव धातु सुना कभी, पढ़ा कभी? शब्द रूप धातु रूप याद किया आपने? धाव के याद किए होंगे, उम्मीद तो है, और नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, फायदा होगा इसमें आपका। परीक्षा में आते हैं इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन। तो धाव धातु है। अब ये धातु है धाव, और यहाँ लिखा हुआ है प्रत्यय क्या है? कत्वा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कत्वा में हमेशा क्या बचता है? त्वा ही शेष रहता है, वही बचता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ शब्द बनाएंगे हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे धा, पूरा लिखा हमने धा। अब ये है व, अब व जो है ये बोला गया है आधा है, और आधा तो है, लेकिन इसमें बताया गया कि हमारा पहला वाला फॉर्मूला धातु के अंतिम वर्ण में, यानी धातु है ये, इसका अंतिम वर्ण कौन सा? ये वाला, इसमें ई का प्रयोग होता है। अब आप देखिए ई पूरा है या ई पूरा है, तो हमारा यहाँ पर जो व है ये हलंत है, यानी कि ये आधा है। अब ये पूरा हो जाएगा, यानी हम सीधे लिखेंगे व। पहले हमने पूरे को आधा किया, अब ये जो है कि ये जो आधा था इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पूरा कर दिया। अब ई का प्रयोग करना है, ई का प्रयोग करना है, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगानी है। जैसा मैंने आपको बताया छोटी ई की मात्रा लगती है, ई नहीं लगता है बल्कि उसकी मात्रा लगती है। तो ये क्या बन गया हमारा? धावी। अब यहाँ क्या बचा हमारा प्रत्यय में शेष? त्वा। तो आपने क्या लगाया है यहाँ? त्वा। तो ये क्या बन गया? धावित्वा। ये बन गया हमारा धावित्वा। धावित्वा मतलब दौड़कर, धावित्वा मतलब दौड़कर। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं, शब्द बनते हैं। आया समझ में? उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है चल, चल में हम लिखेंगे च, और ल हमारा जो है आधा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है।
ई का प्रयोग होगा, यानी च भी जो है आधा है, अब वो ई पूरा है तो ये च भी ल भी पूरा हो गया। अब इसमें ई का प्रयोग करेंगे तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया ये? चली बन गया ये। अब हमको जोड़ना है इसमें कतवा, और कतवा में हमेशा क्या श्रेष्ठ रहता है? त्वा। तो लिखेंगे अब त्वा, तो क्या बन गया? चलित्वा। चलित्वा बन गया। चलित्वा का अर्थ क्या होता है? चल करके। ठीक है, उसी प्रकार अगला है हमारा नम। अब नम में हम पहले लिखेंगे सबसे पहले न। ठीक है, हमने लिखा न। अब फॉर्मूला पढ़ो पहले वाले में, इसमें क्या है? लास्ट वर्ण क्या है? म के बारे में लिखा हुआ पहले वाले फॉर्मूला में, कुछ पढ़ नहीं लिखा हुआ है ना, वहां तो केवल ई की बात हुई है। अब फॉर्मूला नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि धातु का अंतिम वर्ण में म और न हो तो इनका लोप हो जाता है, यानी धातु के अंत में म और न हो तो। अब यहाँ क्या है? धातु के अंत में क्या है? म का लोप हो जाएगा, यानी म को अपने लिखना ही नहीं है, तो अपन ने क्या लिख दिया? न लिख दिया। ठीक है, और आगे क्या लिखता है? ई का प्रयोग नहीं होगा, यानी म और न होगा तो वो तो गायब हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, और उसमें ई का प्रयोग भी नहीं होगा। अब ई का प्रयोग ही नहीं होगा तो ये नम जो लिखा था, नम में न जो है ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ओनली न ऐसा का ऐसा रह गया, और म जो था हमारा ये गायब हो गया, कुछ नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। अब ये हमने न लिख दिया। अब हम इसके आगे चलेंगे तो लिखा है कतवा। कतवा में क्या शेष रहता है? त्वा। तो इस शब्द के आगे क्या लिखेंगे अपन? त्वा। तो ये हमारा क्या शब्द बना? नतवा। नतवा माने हिंदी में अर्थ होता है झुक करके। नतवा मतलब झुक कर। तो ये हमारा शब्द बन गया। कैसे बना? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा? जब हम फॉर्मूला याद करेंगे तो हमारा ये कतवा प्रत्यय बनेगा। अंतिम देख लीजिए, उदाहरण है गम। गम में सबसे पहले हम लिखते हैं ग। ठीक है, अब आगे दिया है म। अब म भी वही पहले वाला के जैसा ही है। ये फॉर्मूला नंबर 2 कहता है यदि अंतिम वर्ण में म हो तो इसका लोप हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। तो ओनली हम लिखेंगे ग। म को भूल जाओ, उसको हम हटा देते हैं, यानी ये हट गया, ये लोप हो गया। ठीक है, आगे हम गए तो इसका लोप हो गया, और वहाँ पे भी ई का प्रयोग नहीं होगा, यानी ई की मात्रा का भी यहाँ प्रयोग नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो केवल ग ही लिख देंगे। आगे चलेंगे कतवा, तो इसमें क्या बचता है शेष? त्वा। तो हम जोड़ देंगे त्वा। इस प्रकार ये बन गया गतवा। गतवा का अर्थ क्या होता है? जाकर। ठीक है, आपको बताया गया था कि धातु के अंत में म और न हो तो इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है नम। ये धातु कौन सी है? नम। नम मतलब नमस्कार वाली नम। नम नम धातु है, म को हटा दिया, और यहाँ गम थी तो इसमें भी म को हटा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? इधर बन गया नतवा, इधर बन गया गतवा। तो ये 4 उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। इस तरीके से कई सारे उदाहरण हैं जो कि आपके सिलेबस की किताब में है। आप देखिएगा आपके बुक्स में ऐसे कतवा प्रत्यय के कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। उस प्रकार ये कतवा प्रत्यय बनता है। भाई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो फॉर्मूला है वो हमने आपके सामने यहाँ पेश कर दिया है। इसके अनुसार ही कतवा प्रत्यय बनते हैं। ये नियम आप याद रखें और इन उदाहरणों को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो आपको कतवा प्रत्यय आ जाएगा। इसी के साथ हमारा एक कतवा प्रत्यय पूरा होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय में, यानी कि तुमुन प्रत्यय में। तो बच्चों, तुमुन प्रत्यय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके क्लास 8th, 9th और 10th में भी आता है। ये जो प्रत्यय है आपका 10th तक पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको आज ही पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ये कहना क्या चाहता है, ये हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके 10th तक आता है। अब इसको कैसे समझते हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है तुमुन। तुमुन प्रत्यय, इसका हिंदी में अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय यानी हिंदी में अर्थ क्या हुआ? के लिए। कैसे? जैसे यहाँ हिंदी में अर्थ मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, हंसने के लिए, चलने के लिए, जाने के लिए, पीने के लिए। तो ये जो के लिए शब्द है जो हिंदी के, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। सबसे पहली बात तो आप यह याद रखें
हिंदी में इस तरह के जहाँ वाक्य मिलेंगे वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। अब तुमुन प्रत्यय में भी कुछ घटता है, कुछ बचता है, तो वो क्या होता है, इसमें हमेशा तुमुन में हमारे पास तुम शेष रहता है। तुमुन में हमारे पास तुम शेष रहता है। म जो है हमारा हलंत रहता है और तुम शेष रहता है। अब आप देखिए धातु, इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। लिखा है धातु के अंत में ई लगाते हैं। जो ऊपर वाला जो था हमारा फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने, धातु के अंत में हम ई लगाते हैं। तो लिखा हुआ इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय, जैसे ऊपर वाले में हमने पढ़ा धातु के अंत में ई का प्रयोग होता है, यहाँ भी धातु के अंत में ई का ही प्रयोग होता है। और आगे लिखा हुआ है यदि वहाँ पर कोई स्वर ना हो तो आपको पहले बताया हुआ ही है कि ई खुद अपने आप में एक स्वर है। तो अगर धातु के अंत में कोई और स्वर ना हो तो वहाँ पर ई का प्रयोग होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा। वर्ण में माँ और ना हो तो जो ऊपर वाले फॉर्मूले थे वही नीचे ऊपर है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसमें लिखा हुआ है यदि धातु के अंतिम में माँ और ना हो तो, ठीक है, माँ और ना हो तो वहाँ अनुस्वार में ये परिवर्तित होगा। क्या, अनुस्वार में ये परिवर्तित होंगे। ऊपर तो गायब हो रहे थे कत्वा प्रत्यय में, माँ और न ऊपर तो गायब हो रहे थे कत्वा प्रत्यय में और तुमुन प्रत्यय में, तो अनुस्वार में ये परिवर्तित होगा। किसमें, अनुस्वार में। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जो है अंक की मात्रा लगती है, ये वाली, ये मात्रा जो होती है, इसको आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी कई बार। अनुस्वार जो पर अंक की मात्रा जो लग जाती है वो अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो यहाँ जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है ये कह रहा है कि धातु के अंतिम वर्ण में म और न हो तो अनुस्वार में ये परिवर्तित होगा, यानी म और न यहाँ हटेगा नहीं, लोप नहीं होगा, इसके बदले अंक की बिंदी लग जाएगी। अगर किसी शब्द के अंत में म और न आ गया तो उनकी जगह अंक की बिंदी लगेगी, यानी कि ये वाली बिंदी लगेगी। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे लिखा हुआ है शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होगा, और कहीं आगे जो शेष है उसमें हम छोटी ई की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। देखिए फॉर्मूले कत्वा प्रत्यय वाले ही यहाँ पर चल रहे हैं तुमुन में, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि आपने देखा था पहले कि ऊपर कत्वा प्रत्यय में अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ भी वही है, पहला वाला फॉर्मूला सेम वैसा का वैसा ही है। जो कत्वा प्रत्यय में है वही तुमुन प्रत्यय में है। यहाँ भी ई का प्रयोग होता है, और ई का प्रयोग मतलब छोटी ई की मात्रा, है ना। दूसरा वाला था यहाँ फॉर्मूला कि धातु के अंतिम वर्ण में म और ना हो तो यहाँ लोप हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लोप हो जाते हैं और यहाँ पर ई की प्रयोग नहीं होता है। सेम वही अगर हम यहाँ देखें तो इस धातु के अंतिम वर्ण में भी म और न का लोप हो जाएगा और ई का प्रयोग नहीं होगा। म और न ही यहाँ का प्रयोग, यहाँ गायब नहीं होते हैं, यहाँ अनुस्वार में रहते हैं। जैसे कि ऊपर आपको समझाया कि अनुस्वार की जो बिंदी होती है पॉइंट, इसमें ये परिवर्तित होते हैं। तो पहले ऊपर ये गायब हो रहे थे कत्वा प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में ये गायब नहीं होते हैं, बल्कि इनके बदले अनुस्वार का पॉइंट लग जाता है, बिंदी लग जाती है। ये तुमुन प्रत्यय में होता है, ये एक चेंजेस है। तो बच्चों अब आगे हम जा करके इसके प्रयोग करते हैं कि तुमुन प्रत्यय जो होता है उसकी पहचान क्या होती है और ये शब्द बनते कैसे हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सबसे पहले है धातु, ये लाइन धातु की है। ऊपर भी पहले आपको धातु बताए, अब ये भी धातु है। ये लिखा हुआ है हस, हस धातु है। हस धातु के आपने शब्द रूप याद किए होंगे, धातु रूप जो आते हैं उन्हें याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो हस है, और यहाँ लिखा हुआ है तुमुन। तो तुमुन में क्या शेष रहता है ये तो हम आगे बात करते हैं, पहले हम धातु को यहाँ लिखते हैं। तो धातु में पहला शब्द है ह हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा शब्द है स में हलंत है, यानी ये आधा है। लेकिन हमारा ये जो तुमुन प्रत्यय है इसका फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है कि धातु के अंत में ई हम लगाते हैं। अब यहाँ ई कितना है, पूरा है, ये आधा नहीं है, तो ये पूरा है। अब ये पूरा वाला ई अगर यहाँ जाएगा तो ये आधा स है, ये पूरा स बनेगा। तो यानी हमने इसको सीधे आधे की जगह पूरा स लिख दिया। अब ये क्या बोलता है कि ई को प्रयोग हम करते हैं, तो ई का प्रयोग करते हुए छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने, तो ये क्या बन गया, हंसी। आगे हम गए तुमुन प्रत्यय है ये। अब तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है हमारा, तुम शेष रहता है, ठीक है, ऊपर बताया था आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे हम आगे
तुमुन प्रत्यय को सॉल्व करते समय तुम हमने लिख दिया, तो ये क्या बन गया? हसी तुम। हसी तुम हमारा शब्द बन गया। और आगे इसका अर्थ मैंने आपके लिए पहले ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हंसने के लिए। हसी तुम मतलब हंसने के लिए। इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय जो है सॉल्व होते हैं। आगे चलते देखते हैं दूसरा प्रत्यय जो है, उसमें दूसरे वाले इसमें लिखा है उदाहरण में चल। चल धातु है। चल में सबसे पहले हम लिखेंगे च। अब ल जो है हमारा आधा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि ई का प्रयोग होगा, ई पूरा है, तो हम ल पूरा लिखेंगे और ई का प्रयोग करते हुए छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय को इसमें ऐड करेंगे, तो तुमुन में क्या हम ऐड करेंगे? तुम, क्योंकि शेष क्या रहता है? तुम, तो हमने यहाँ पे लिखा तुम। इस प्रकार ये क्या बन गया? चले तुम। चले तुम का मतलब क्या हो गया? चलने के लिए। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आगे देखेंगे गम। गम लिखा हुआ है, तो ग में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग। अब फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है म। अंतिम में क्या है? धातु के अंत में म। तो फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, कहता है धातु के अंतिम वर्ण में म और न हो तो वे अनुस्वार में परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ अंत में क्या है? म। अब ये अनुस्वार में परिवर्तित होगा, यानी बिंदी लगेगी, पॉइंट लगेगा, तो वो लगेगा यहाँ पर, बन गया ये पॉइंट का म। ठीक है, गम हो गया ये। और लास्ट में क्या है? तुमुन रहता है, तुम शेष रहेगा, तो हमने लिखा तुम। तुमुन प्रत्यय का ये क्या बचता है? तुम। तो क्या बन गया शब्द? गंतुम। गंतुम का अर्थ क्या होता है? जाने के लिए। ठीक है, चौथा वाला आप देखते हैं, पा लिखा हुआ है, तो हमने पहले लिखा पा। पा हमने लिखा। अब पा के बाद कुछ लिखा है? नहीं, तो हमने इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि पा में खुद एक स्वर है, और जो स्वर अगर एक होता है तो ई का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारा फॉर्मूला कहता है ना कि धातु के अंत में ई का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, कब? अगर वहाँ कोई स्वर ना हो तो। और पा जो धातु है वो उसके अंदर खुद ही आ, यानी अ जो है स्वर जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ ई का प्रयोग नहीं होगा, यानी पा ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, सीधे तुमुन पे ध्यान देना है। तुमुन में हमारा क्या शेष रहता है? तुम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? तुम। अब ये शब्द क्या बन गया? पातुम। पातुम माने क्या होता है? पीने के लिए। ठीक है, पातुम यानी होता है पीने के लिए। तो बच्चों ये 4 आपके सामने इसके उदाहरण मैंने पेश किए। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे कि ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है। वापस ध्यान दीजिए, तुमुन प्रत्यय में हमेशा तुम ही शेष रहता है, और यहाँ भी पहले कत्वा प्रत्यय के जैसे ही धातु के अंत में हम ई की मात्रा लगाते हैं, अगर कोई स्वर पहले ना हो तो। दूसरा फॉर्मूला कहता है यदि धातु के अंतिम वर्ण में म और न हो, जो हलंत हो, तो वहां पर अनुस्वार के रूप में वो परिवर्तित होते हैं। अनुस्वार मतलब ये बिंदी, इस रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और शेष में ई का प्रयोग नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं, उसके बाद हमने ये 4 उदाहरण आपके सामने रखे हैं, और आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये टॉपिक है तुमुन प्रत्यय का, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों ध्यान दें। आपके टॉपिक जो है ये तुमुन प्रत्यय का, और भी कई इसके उदाहरण, ये 4 जैसे उदाहरण लिखे हैं, इससे कई उदाहरण आपकी किताब में मिल जाएंगे। तो उनको आप देखें, अपने नोटबुक में उतारें, अपना अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही आपको कत्वा प्रत्यय तुमुन प्रत्यय का ज्ञान होगा। तो बच्चों फिलहाल ये वीडियो नंबर 2 था, जिसे हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अब हम वीडियो नंबर 3 बनाएंगे, जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें हम फिर से 2 या 3 प्रत्यय लेंगे जो आपके सिलेबस में आते हैं। तो अगली चर्चा उस वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ये सारा व्याकरण की नोटबुक में अवश्य करें। धन्यवाद।